आज हम सबसे पहले आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करना चाहते हैं, जिसके बारे में अभी तक हमने आपको बताया नहीं था, लेकिन खुलासा बहुत बड़ा है और इससे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की भूमिका सवालों के घेरे में आ जाती है। हम लगातार आपसे कहते रहे हैं कि दिल्ली में बहुत ही सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत इस वर्ष फरवरी में दंगे करवाए गए थे, सांप्रदायिक दंगे करवाए गए थे और इसी षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए हम लगातार आपके सामने खुलासे कर रहे हैं, लगातार आपको नई नई चीज बता रहे हैं। देश के बाकी मीडिया के लिए तो ये दंगे सिर्फ उसी समय 1 हफ्ता 10 दिन खबर बने और उसके बाद सब लोग इन दंगों के बारे में भूल गए, लेकिन हमारी टीम अब भी इन दंगों की तहकीकात कर रही है। हम अब भी लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दंगे क्यों हुए थे और ये दंगे किसने भड़काए थे। इसलिए ये उस खबर का फॉलोअप है जो शायद कोई आपको दिखाएगा नहीं। पिछले हफ्ते हमने आपको इन दंगों के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन का कबूलनामा दिखाया था, जो पार्षद है दिल्ली में। आज हम इन दंगों की एक आरोपी महिला का कबूलनामा आपको पढ़कर सुनाएंगे, जिसने दिल्ली पुलिस की जांच में दंगों का एक बहुत बड़ा सच उगल दिया और जिससे यह पता चलता है कि कैसे इन दंगों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्र ही नहीं बल्कि वहां पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स भी शामिल थे। हम आपसे लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो अपने कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को देश के खिलाफ भड़काना चाहते हैं और जिन्होंने पूरे देश के सामने सेक्युलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की गलत परिभाषा पेश की है। सबसे पहले आप दिल्ली दंगों की इस आरोपी महिला को जान लीजिए, जिसका कबूलनामा आज हमें मिला है। इस आरोपी महिला का नाम गुलफिशा फातिमा है, जिसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए कानून के तहत अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था और तब से यह लगातार जेल में ही है। 28 वर्ष की यह महिला दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक पूर्व छात्रा है और यह दिल्ली के सीलमपुर की रहने वाली है, जो फरवरी में हुए दिल्ली दंगों का एक केंद्र था। यानी ये जो सीलमपुर जगह है, ये भी यहां पर भी दंगे हुए थे। दिल्ली दंगों की योजना बनाने वाले जिन 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें 8वें नंबर पर इसी गुलफिशा का नाम लिखा हुआ है। गुलफिशा ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में दिए अपने बयान में जो खुलासे किए हैं, सबसे पहले आपको यही सुनना चाहिए। गुलफिशा का यह दावा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद भी इन दंगों की साजिश का हिस्सा थे। जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि सोचिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर का दंगों से क्या लेना देना, किसी अध्यापक को दंगों में क्या भूमिका उसकी होनी चाहिए। अपूर्वानंद एक तरह से दंगों की योजना बनाने में अगुवाई कर रहे थे और उन्होंने गुलफिशा से दंगों के लिए तैयार रहने को कहा था। यानी ये जो प्रोफेसर है, ये अपने छात्रों से दंगे करवा रहा है। गुलफिशा का दावा है कि प्रोफेसर अपूर्वानंद ने दंगों के बाद गुलफिशा की तारीफ की और यह भी कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया, यानी बड़ी शाबाशी दी उसे। एक प्रोफेसर अपनी एक पूर्व छात्रा को शाबाशी दे रहा है, कह रहा है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? कि तुमने दिल्ली में दंगे फैलाए। पिछले हफ्ते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रोफेसर अपूर्वानंद से 5 घंटे पूछताछ की थी और जांच के लिए उनके मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया गया था। अपूर्वानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं, लेकिन उन पर अब बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कि वो दिल्ली के दंगाइयों को दंगे करने की शिक्षा भी दे रहे थे। दंगों की आरोपी गुलफिशा फातिमा ने अपने कबूलनामे में कहा है कि प्रोफेसर अपूर्वानंद ने उनसे कहा था कि अगर पुलिस गुलफिशा को पकड़ ले तो वो अपूर्वानंद या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं के संगठन पिंजड़ा तोड़ के सदस्यों का नाम बिल्कुल ना ले। पिंजड़ा तोड़ एक संगठन है जो इस दंगों में जिसका बहुत नाम आ रहा है और इसी पिंजड़ा तोड़ संगठन से जुड़ी 2 छात्राएं दिल्ली के दंगों में मुख्य आरोपी हैं। गुलफिशा ने इन दंगों की प्लानिंग के बारे में भी बताया कि दंगा भड़काने के लिए बुर्के वाली महिलाओं को तैयार किया गया था। फिर से सुन लीजिए, अगर आपको अपनी कानों पर यकीन ना हो रहा हो, बुर्के वाली महिलाओं को दंगे भड़काने के लिए तैयार किया गया था, जिससे दंगों के दौरान किसी की पहचान ना हो सके। इसके अलावा महिलाओं से मिर्च पाउडर लाने को भी कहा गया था, जिससे आंखों में झोंका जा सके। दंगों के लिए खासतौर पर 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे।
और आपको इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के नाम बता देते हैं। ये 2 ग्रुप्स थे। इनके नाम थे, एक व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था औरतों का इनकलाब और दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था वॉरियर। इन्हीं ग्रुप्स के जरिए दंगों की योजना बनाई गई थी। आज मेरे पास वो पेपर भी हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि इस लड़की ने जो बयान दिया है अपना, उसमें ये क्या कहती है। बयान तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं कुछ खास बातें आपको पढ़कर इसमें से बताना चाहता हूं। इसमें एक बार फिर से उमर खालिद का नाम आ रहा है। उमर खालिद वही जो जेएनयू का एक छात्र नेता है। उमर खालिद का नाम इस लड़की ने भी लिया है और ये क्या कहते हैं कि उमर खालिद से मेरी मुलाकात हुई और उमर खालिद भी अपने यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप के साथ मिलकर हमें गाइड करते थे। सोचिए, ये उमर खालिद ने अपने ग्रुप का जो नाम बनाया है, बताया है, रखा है, देखिए क्या है, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट। ये नाम सुनने में कितने अच्छे लगते हैं। ये नाम जब आप सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ही शरीफ लोगों के ग्रुप्स हैं और ये देश से, समाज से नफरत को हटाना चाहते हैं और ये नफरत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये सांप्रदायिक लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत भी यही फैलाते हैं और सबसे ज्यादा सांप्रदायिक भी यही लोग हैं। और इसीलिए आज हम इनकी पोल आपके सामने खोल रहे हैं। तो ये लड़की कहती है कि उमर खालिद अपने इस यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप के साथ मिलकर हमें गाइड करते थे, जो दिसंबर के महीने में प्रोफेसर अपूर्वानंद और राहुल राय ने हमें समझाया कि सीएए कानून की आड़ में हम सरकार के खिलाफ बगावत का माहौल बना सकते हैं और सरकार को घुटने पर ला सकते हैं। इस आंदोलन के कई चरण थे जो हमने पहले से ही प्लान कर लिए थे। और चरण क्या थे, देखिए, हमें बताया गया कि प्रोटेस्ट ऐसा करो कि सेक्युलर लगे। प्रोटेस्ट ऐसा करो कि वो सेक्युलर लगे। आप सबको भी बड़ा सेक्युलर लगा होगा। हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, विपक्ष के नेताओं को यह प्रोटेस्ट बड़ा सेक्युलर लगा होगा। फिर लिखा है, हमें प्रोफेसर अपूर्वानंद ने बताया कि जेसीसी का मतलब जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, दिल्ली में 20 से 25 जगहों पर आंदोलन शुरू करवाने हैं। इन आंदोलनों का मकसद भारत सरकार की छवि को ऐसे प्रस्तुत करना है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। ये तभी होगा जब हम प्रोटेस्ट की आड़ में दंगे करवाएंगे। यानी मकसद ये था कि भारत सरकार की छवि को ऐसे प्रस्तुत करना है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है और इसके लिए दंगे कराने बहुत जरूरी थे। ये भी कहते हैं कि 3 चरण थे इस पूरी प्लानिंग के। पहला चरण था प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन, दूसरा चरण था रोड ब्लॉक और तीसरा चरण था दंगे करना। दंगे आखिरी चरण का हिस्सा थे। फिर ये कहती हैं, फिर उन्होंने अपने साथियों के नाम बताए कि हमने कहां कहां धरना की दिया। फिर आगे लिख रही है, भाई उमर खालिद पैसे से और साइट पर आकर हमारी मदद करते थे और भड़काऊ भाषण देते थे जिससे लोग धरने से जुड़े रहते थे। जेसीसी और पिंजरा तोड़ के सदस्य साइट पर भाषण किसे देना है इसका चुनाव वो खुद करते थे। अब आप देखिए और आगे ये लड़की क्या कहानी बता रही है और आपको बड़ी हैरानी होगी। मीटिंग जो होती थी वो चांद बाग में होती थी या फिर प्रोफेसर अपूर्वानंद के घर पर मीटिंग होती थी। हम लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट में रहते थे। मैंने अपने फोन पर वॉरियर्स और औरतों का इनकलाब नाम के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे जिसमें सब लोग सदस्य थे। यहीं से पता चलता था, यहीं से इंस्ट्रक्शंस आते थे। उमर खालिद ने मीटिंग के दौरान कहा था कि उसका जेसीसी और पीएफआई से बहुत अच्छे संबंध हैं और इन सब की मदद से हम इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यानी ये जो प्रोटेस्ट था ये तो पहले दिन से राजनीतिक था। इसका मकसद नफरत को खत्म करना नहीं था, इसका मकसद मुसलमानों की मदद करना भी नहीं था, इसका मकसद था राजनीतिक। उमर खालिद प्रोटेस्ट के लिए पैसे से भी मदद करता था, यानी पैसा भी लाता था और कहता था कि पैसे की चिंता मत करना, मुझे पीएफआई से पैसा आता है और अपूर्वानंद की पूरी सपोर्ट है जो मेरे अब्बा के समान है। तो ये अपूर्वानंद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ये खुद दंगा करवा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने पूरी कहानी बताई है कि हम लोग क्या क्या करते थे। फिर ये कह रहे हैं, जेसीसी ने कहा कि इस बंद की आड़ में हम चांद बाग से रोड ब्लॉक की कॉल दे रहे हैं। जब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो हम सब जगह जैम लगा देंगे।
इसी तरह दिल्ली में अन्य जगहों पर जैम लगा दिए जाएंगे। जो जैम लगने से हिंदू फंस जाएंगे, इस पर आप ध्यान दीजिए, जैम लगने से जो हिंदू फंस जाएंगे और वहां टेंशन हो जाएगी, जब भीड़ इकट्ठी होगी तो पथराव करके वहां दंगे करा देंगे। यह सब ट्रंप की दिल्ली विजिट को ध्यान में रखकर किया गया था। यानी डोनाल्ड ट्रंप जब दिल्ली आने वाले थे उसी समय यह किया गया था, जिससे दिल्ली में अलग अलग जगहों पर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाएं और भारत की थू थू हर तरफ होगी। यह इनका मकसद था। ये भारत के ही लोग हैं, यहीं रहते हैं, यहीं के कॉलेजों में, यहीं की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते हैं, यहीं की सरकार से एड लेते हैं, यहीं की सरकार से स्कॉलरशिप लेते हैं और फिर इसी देश की बदनामी करते हैं और कहते हैं कि हमने ये साजिश इसलिए की ताकि इस देश की पूरी छवि पूरी दुनिया में बर्बाद हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप जब यहां पर आए, खासतौर पर हमने इसीलिए उस समय किया ताकि डोनाल्ड ट्रंप भी सवाल उठाने लगे भारत के ऊपर। आगे ये लिख रही है, मैंने दंगों के दौरान इस्तेमाल किया गया फोन तोड़कर फेंक दिया था। और उसके बाद ये सारा बता रही है कि ये कहां कहां गई और इसको ये भी बताया गया कि अगर पुलिस तुम्हें पकड़ ले तो अपने साथियों का नाम नहीं लेना है और पिंजरा तोड़ जो ग्रुप है इनका, उसमें किसी लड़की का नाम नहीं लेना है। हम तुम्हारे लिए वकील और पैसे का इंतजाम कर देंगे। इसलिए आपने ये भी देखा होगा, इन लोगों के लिए बड़े महंगे महंगे वकील कहां से आ जाते हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। कहां से आता है ये पैसा? तो इसमें लिखा है, तो इन्हें कहा गया, यह आश्वासन दिया गया, हम तुम्हारे लिए वकील और पैसे का इंतजाम कर देंगे। अपूर्वानंद ने यह भी कहा था कि सरकार को झुकाना है और हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दिया जाए। ये लड़की अब ये कह रही है कि मुझे माफ कर दिया जाए। तो यह पूरी कहानी है। गुलफिशा ने अपने कबूलनामे में यह भी बताया कि साजिश के तहत वो खुद बुर्के वाली महिलाओं और बच्चों को गली गली जाकर नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ इस हद तक भड़काती थी कि सभी लोग विरोध प्रदर्शन में आने के लिए तैयार हो जाते थे। आपने ये देखा होगा कितना दुष्प्रचार उस वक्त किया गया था और इस देश में मुसलमान जो समाज है उसे ये कहकर भड़काया जाता था कि आपको डिटेंशन सेंटर्स में रख दिया जाएगा, आपको इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, यह कहकर डराया जाता था। और फिर जब वो डर जाते थे तो उन्हें विरोध प्रदर्शनों में लाया जाता था। विरोध प्रदर्शन में महिलाओं को लाने के पीछे एक मकसद यह भी था कि पुलिस इन महिलाओं को जबरदस्ती उठाएगी नहीं, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएगी, इनके साथ मारपीट नहीं कर पाएगी, सख्ती नहीं दिखा पाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। आपने देखा होगा शाहीन बाग में यही हुआ था। शाहीन बाग में ये महिलाएं महीनों तक ऐसे ही रहीं और पुलिस चुपचाप देखती रही। और अगर पुलिस ऐसा करने की कोशिश करेगी या बल प्रयोग करेगी तो माहौल और खराब हो जाएगा। यानी दोनों तरफ से फायदा इन्हीं का होगा। अगर पुलिस डर जाएगी, बुर्के वाली महिलाओं पर डंडे नहीं चलाएगी तो भी इन्हीं का फायदा है। और अगर पुलिस ने इन पर डंडे चला दिए, सख्ती से इनसे निपटे तो भी इन्हीं का फायदा है, क्योंकि वहां मीडिया है। मीडिया तुरंत वीडियो बनाएगा, सारे के सारे न्यूज चैनल्स पर सारे दिन यह चलेगा कि कैसे बुर्के वाली महिलाओं के साथ पुलिस अत्याचार कर रही है, सरकार अत्याचार कर रही है। तुरंत पश्चिमी मीडिया के जितने सारे न्यूज चैनल्स हैं वो इसे उठा लेंगे। पश्चिम के जितने मीडिया हाउसेज हैं, अखबारों में यह हेडलाइन बन जाएगी और कहा जाएगा कि कैसे मुस्लिम महिलाओं का दमन देश की राजधानी में हो रहा है भारत में, जिससे दंगों की योजना बनाने वाले लोगों को दोनों तरफ से ही फायदा हुआ। गुलफिशा ने दिल्ली पुलिस को यह भी बताया कि उसकी दोस्ती दिल्ली यूनिवर्सिटी के पिंजरा तोड़ संगठन की 2 महिला सदस्यों देवांगना और परोमा रॉय से हुई। इस संगठन के सदस्यों पर दिल्ली दंगों की योजना में शामिल होने के आरोप हैं और इस संगठन को गाइड करने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद ही थे, जो कि कॉलेज में पढ़ाते कम थे और दंगे कैसे करवाने हैं उसकी पढ़ाई ज्यादा कराते थे। ये सब लोग चाहते थे कि विरोध प्रदर्शन ऐसा हो जो सेकुलर यानी धर्म निरपेक्ष लगे, यानी ऐसा ना लगे कि यह प्रदर्शन सिर्फ मुसलमानों का प्रदर्शन है। गुलफिशा प्रोफेसर अपूर्वानंद और राहुल रॉय नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आई और इनके जरिए फिर गुलफिशा की मुलाकात जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद से हुई। यह हम आपको बता चुके हैं। और इस लड़की के मुताबिक दंगों से 2 महीने पहले दिसंबर में प्रोफेसर अपूर्वानंद और उनसे जुड़े लोगों ने यह समझा दिया था कि नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन के बहाने ये लोग सरकार के खिलाफ बगावत का माहौल बना सकते हैं और सरकार को घुटनों पर ला सकते हैं। इस लड़की गुलफिशा का दावा है कि प्रोफेसर अपूर्वानंद ने उसे बताया था कि जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी
दिल्ली में 20 से 25 जगह पर आंदोलन शुरू करवा रही है और इस आंदोलन का मकसद भारत सरकार की ऐसी छवि को प्रस्तुत करना है कि भारत सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन प्रोफेसर ने यह कहा कि यह होगा तभी जब विरोध प्रदर्शन के बहाने दंगे करवाए जाएं। अब आप सोचिए, देश की छवि खराब करने के लिए लोग किस हद तक जाने की प्लानिंग कर रहे थे और इन्होंने आखिरकार इस प्लानिंग को अंजाम भी दे दिया। और सोचिए, इन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इन लोगों के लिए देश भर में प्रदर्शन हुए, इन लोगों के बारे में देश के बड़े बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पर खबरें छपी, इनके बारे में डिबेट हुए और पूरी दुनिया को, पूरे देश को यह बताया गया कि इन महिलाओं के साथ, इन प्रदर्शनकारियों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। और भारत अब ऐसा देश, अब भारत सांप्रदायिक हो गया है, अब भारत सेकुलर देश नहीं रहा। गुलफिशा ने अपने बयान में कहा है कि जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ मिलकर उसे सीलमपुर के इलाके में 24 घंटे के प्रदर्शन के लिए जगह देखने को कहा गया था कि आप साइट देखकर आइए। गुलफिशा ने सीलमपुर में ये जगह देखी और फिर वहीं पर विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके लिए गुलफिशा की मदद दिल्ली यूनिवर्सिटी के पिंजरा तोड़ ग्रुप की महिला सदस्यों ने की और फिर इसी साल 5 जनवरी से सीलमपुर फल मंडी में इसी योजना के तहत विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। इस लड़की के मुताबिक सीलमपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान उसे जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हर तरह की मदद करते थे। इस लड़की ने यह भी बताया है कि ये लोग पैसों से मदद करते थे और विरोध प्रदर्शन में आकर भड़काऊ भाषण देते थे जिससे लोग धरने से जुड़े रहे। ये लोग सीक्रेट मीटिंग करते थे जिसमें प्रोफेसर अपूर्वानंद, उमर खालिद और दूसरे लोग शामिल होते थे। उमर खालिद ने गुलफिशा से कहा था कि उसके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से बहुत अच्छे संबंध हैं और पैसे की कोई कमी नहीं होगी, इससे हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो आज हम आपको यह बता रहे हैं कि यह साजिश कैसे होती थी। इन दंगों को, इस साजिश को बहुत गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया था और इसके लिए कई तरह के कोड वर्ड्स रखे गए थे। उदाहरण के लिए एक कोड वर्ड था ईद पर नैनीताल चलो, इसका अर्थ था सड़कों को ब्लॉक करना। दूसरा कोड वर्ड था चांद रात, जिसका मतलब था चक्का जाम करने से पहले की रात। ये कोड वर्ड भी गुलफिशा और उसकी टीम ने दिए थे। इस बात का खुलासा दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने पुलिस को दिए अपने बयान में भी किया था। अपने खिलाफ आरोपों पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने भी सफाई दी है। हमारा यह फर्ज है कि हम उनकी सफाई भी आप तक जरूर रखें, फिर आप तय कीजिए और अदालतें तय करेंगी। इस प्रोफेसर ने यह कहा है कि उन्हें हैरानी है कि किसी विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने वाले लोगों को ही पुलिस समझ रही है कि ये लोग दंगों में शामिल हैं और उन्हें उम्मीद है कि पुलिस निष्पक्ष होकर इस मामले की जांच करेगी। जी न्यूज मानता है कि शिक्षा के मंदिरों में यानी स्कूलों में, कॉलेजों में देश विरोधी गतिविधियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और जब जब देश में ऐसा हुआ, जी न्यूज ने इसका सच आप सबके सामने रखा है और यह होता आ रहा है काफी समय से। आपको याद होगा जेएनयू में ऐसा हुआ था, सबसे पहले हम ही वहां से आपके लिए वीडियो लेकर आए थे। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ। देश को तोड़ने का सपना देखने वाले ऐसे छात्रों और उन्हें देशद्रोह का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षकों से हमें हमेशा आपको सावधान हम करते रहेंगे, क्योंकि ये छात्र आपके और हमारे टैक्स के से हासिल होने वाले पैसे और सब्सिडी के दम पर वहां जाकर पढ़ाई करते हैं और ऐसे प्रोफेसर्स की तनख्वाहें भी हमारे और आपके टैक्स के पैसों से ही आती हैं। इसलिए दंगों को सेक्युलर दिखाने वाले लोगों का पर्दाफाश बहुत जरूरी है। आज हमने आपको इनकी सच्चाई बता दी। आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इनकी गलतफहमी का शिकार हो जाते होंगे, जो वाकई ये मान लेते होंगे कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप ये जो खबर अभी हमने आपको दिखाई है, ये जो पेपर्स हमने आपको आज दिखाए हैं, आप चाहें तो इन्हें बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसे शेयर कीजिए, इन पेपर्स को बाकी लोगों को भी दिखाइए ताकि लोग ये समझ सकें कि ये जो सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता नाम की जो दुकान ऐसे लोगों ने चला रखी है और धर्मनिरपेक्षता का जो ठेका इन्होंने ले रखा है, उसमें कुछ वकील हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर्स हैं, पत्रकार हैं और विपक्षी दल के नेता भी हैं। ये सारे लोगों ने धर्मनिरपेक्षता की एक दुकान चला रखी है और उस दुकान का इन सबको फायदा होता है। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों की पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक है। जब चाहे ये सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं। इनकी सुनवाई 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है, जबकि बाकी का अगर कोई गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उसे शायद महीनों या वर्षों लग जाएंगे अपनी सुनवाई कराने में, लेकिन इनकी सुनवाई तुरंत होती है। इन्हें रिलीफ भी मिलता है, इनके मामले पर स्टे भी लग जाते हैं और देश का मीडिया का एक हिस्सा भी इन्हें बहुत समर्थन देता है। इस गलतफहमी को तोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए आज हमने शुरुआत
यहां से की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.